स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस वक्त हम हैं जींद में, जहां की राजनीति काफी गर्मा चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, तो इस बार हम बात करेंगे उम्मीदवारों की, उनके प्रोफाइल्स की। जींद विधानसभा सीट के लिए सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार तय हो चुके हैं। नामांकन भरने के अंतिम दिन यानी वीरवार को चारों प्रमुख उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र भर दिए। मुकाबला निश्चित तौर पर बेहद रोचक रहने वाला है। भाजपा ने जहां दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से विधायक रणदीप सुरजेवाला को यहां से उम्मीदवार बना दिया है। विकास का मुद्दा है, पारदर्शिता का मुद्दा है, व्यवस्था बदलने का मुद्दा है। इन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। जींद का चुनाव जींद के विकास का चुनाव है। जींद का चुनाव माटी का कर्ज उतारने का चुनाव भी है। हाल ही में गठित हुई जननायक जनता पार्टी ने भी दिग्विजय चौटाला पर दांव खेला है। इनेलो ने जिला परिषद के चेयरमैन उमेश सिंह रेणु को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेणु ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पहले से ही भर दिया था। नामांकन के अंतिम दिन इनेलो ने उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हम जहाँ लोकल मुद्दे यहाँ के उठाएंगे, जहाँ इस 10 साल के कांग्रेस के शासनकाल में 4 साल के बीजेपी के शासनकाल की पोल खोलेंगे, वहीं अब ये चुनाव जो है 100% लोकल वर्सेस बारी का हो गया। वहीं दिग्विजय चौटाला भी जननायक जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नई बनी इस पार्टी को चुनाव आयोग की मान्यता अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार माना जाएगा। जींद का आने वाला जब भविष्य तय करेगा प्रदेश का और देश का, और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी इस मैदान में उतरी है, तो फिर निर्णय यही लिया गया कि उनको मुकाबला बराबर का दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि युवा परिवर्तन लाएंगे, और हमने तो पहले भी कहा था युवा उम्मीदवार लाएंगे, और जींद की जनता आशीर्वाद भी देगी और जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेगी। जींद विधानसभा क्षेत्र का ये चुनाव कितनी अहमियत अख्तियार कर गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वीरवार को नामांकन भरने के अंतिम दिन प्रदेश की राजनीति के करीब सभी दिग्गज यहाँ मौजूद थे। रणदीप सुरजेवाला का नामांकन भरते समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर अशोक तंवर और किरण चौधरी तक सभी पार्टी दिग्गज यहाँ मौजूद रहे। दिग्विजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र भरा। भाजपा उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा ने पार्टी अध्यक्ष सुभाष बराला और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र भरा। इनेलो समर्थित उमेश सिंह रेणु ने भी अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस ने जींद उपचुनाव के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा जिसने खलबली मचा दी। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद से उम्मीदवार हैं उपचुनाव के लिए। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक प्रोफाइल पर। रणदीप सुरजेवाला को जींद के रण में उतारने के कांग्रेस के फैसले ने सबको चौंका दिया है। रणदीप सुरजेवाला कैथल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जहां से उन्होंने 2009 और 2014 में चुनाव जीता है। इससे पहले उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला भी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें जींद से चुनाव लड़वाना ज्यादातर को समझ नहीं आ रहा है। जींद से सुरजेवाला अगर चुनाव जीतते हैं तो उन्हें दोनों क्षेत्रों में से एक से इस्तीफा देना होगा। सुरजेवाला अगर कैथल से इस्तीफा देते हैं तो ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना जाएगा, और यदि वो जींद से सीट छोड़ते हैं तो यहाँ की पूरी चुनाव प्रक्रिया ही मजाक बनकर रह जाएगी। रणदीप सुरजेवाला चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और उनका कहना है कि वो जींद के निवासियों का कर्ज उतारना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ जींद इतिहास लिखता भी है और बदलता भी है।
और एक बार फिर जींद नया इतिहास लिखने वाला है। जींद का चुनाव पूरे जींद जिले में तरक्की, बहदूदी, प्रगति, रोटी, रोजगार, सुरक्षा, उसकी एक नई शुरुआत करने का चुनाव भी है। जिस उत्साह से एक तरफा लड़ाई जींद में खट्टर सरकार को चलता करने की और उनकी जो 2 बी टीम है लोकदल की, उनको हमेशा हमेशा के लिए जींद की धरती से चलता करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे न केवल मैं व्यक्तिगत तौर से उत्साहित हूँ, पर जिस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है वो ये साबित करता है कि एक निर्णायक इतिहास जींद की धरती एक बार फिर लिखने। रणदीप इससे पहले जींद जिले की सीट नरवाना से चुनाव लड़ते रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पिछले 4 सालों से हरियाणा की राजनीति में भी उनका दखल इसी कारण कम नजर आया है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद प्रदेश में वो कांग्रेस के सबसे अहम नेता हैं। जानकारों का मानना है कि जींद चुनाव की चुनौती स्वीकार करके सुरजेवाला ने अपने सियासी भविष्य को दांव पर लगा दिया है। इस चुनाव की जीत जहां उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर स्थापित कर देगी, वहीं यहां मिली हार उनकी प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान खड़े कर सकती है। और अब हम बात करेंगे बीजेपी के उम्मीदवार। जी हां, वो हैं कृष्ण मिड्ढा। इनेलो के पूर्व विधायक स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा। हालांकि राजनीति में उनका करियर कुछ खास नहीं है, ऐसे में उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं ये देखना लाजमी होगा। जींद चुनाव में दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे कृष्ण मिड्ढा को टिकट मिलेगा, ये तो लगभग तभी तय हो गया था जब बीते नवंबर में उन्हें भाजपा में शामिल करवाया गया था। हरिचंद मिड्ढा के निधन के बाद से ही भाजपा नेतृत्व कृष्ण मिड्ढा को पार्टी में लाने के लिए कमर कस चुका था। जींद से लगातार 2 बार विधायक बनने वाले हरिचंद मिड्ढा निसंदेह अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनके निधन के बाद इलाके के लोगों की हमदर्दी भी परिवार के साथ होना लाजमी थी। यही वजह है कि भाजपा ने कृष्ण मिड्ढा पर दांव खेलना सही समझा है। बात अगर कृष्ण मिड्ढा की जाए तो राजनीति में वो कोई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं। देखिए, वैसे विकास की बात करें तो जींद में पहले विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, चाहे वो शहर का काम हो, प्रत्येक गली और सड़क बनने का काम कर रही है, और चाहे वो ग्रामीण का समस्या हो पानी को लेकर, वो भी कार्य रूटीन में चल रहा है। लेकिन विशेष तो ये रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना की जाएगी कि जींद में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए, जिससे बेरोजगारों को नौकरी मिलने का काम। हालांकि साल 2009 और 2014 के चुनाव में अपने पिता के चुनाव अभियान की बागडोर वो बखूबी संभालते रहे हैं। इनेलो ने भी उन्हें जिला उपाध्यक्ष का ओहदा दे रखा था, लेकिन इस सब के बावजूद कृष्ण मिड्ढा स्थानीय राजनीति में कोई ज्यादा सक्रिय नहीं थे। अपने पिता के साथ ही प्रैक्टिस करने वाले कृष्ण मिड्ढा अपने कारोबार में ही काफी संतुष्ट थे। बहरहाल अब वो चुनाव मैदान में हैं और जीत के लिए हर संभव कोशिश में जुटी भाजपा उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। भाजपा का पूरा प्रयास होगा कि हरियाणा के बिल्कुल केंद्र में स्थित इस ऐतिहासिक चुनाव क्षेत्र से उसे पहली जीत हासिल हो। निगम चुनावों के बाद भाजपा कैडर के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। मिड्ढा इसका कितना लाभ उठा पाते हैं ये अब देखना होगा। इस वक्त हमारे साथ जींद उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर किशन मिड्ढा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। किशन मिड्ढा जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? हाँ जी, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस चुनाव? देखिए, चुनौती युद्ध के अंदर चुनौती बड़ी या छोटी नहीं होती। इंसान को अपना लड़ाई को बड़े ढंग से लड़ना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे भी। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के और बराड़ साहब के और माननीय मंत्री जी की झोली में ये सीट डालने का काम करूँगा। जी जी। यहाँ ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो प्रमुखता से उठाना चाहेंगे? देखिए, जो विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे को लेकर चलें तो जींद के पिछले अगर इतिहास में आप जाते तो इतिहास में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इन 4 सालों में अगर आप देखें तो बाईपास है, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो चुकी है, और अन्य कई काम हैं। जो शहर के अंदर भी जो सड़कें टूटी हुई थी, नालियाँ गलियाँ बनने का काम शुरू हो चुका है, और बाहर का जो आउटर रिंग रोड है, आउटर रोड है जो, वो सारी बनने शुरू हो चुकी हैं। और विशेष तौर पे एक उद्योग अगर मुख्यमंत्री से कहा जाएगा एक बड़ा उद्योग लगा देंगे तो बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी मिलने का काम हो। आप अभी यानी एक दूसरी पार्टी से अभी यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में आपको कितना बड़ा ये चैलेंज लग रहा है, या आपके सामने क्या कुछ ऐसी समस्या आ सकती है आपको लगता है, क्योंकि जो पहले से हैं, आप समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूँ?
नहीं, विकास के देखिए चैलेंज तो तब लगता है जब कोई बात ऐसी हो। जो आपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने 4 साल के अंदर जो विकास किया है, लोग उनसे बहुत खुश हैं। और विकास की नज़र को, क्योंकि जींद को एक रैलीगढ़ तो कहा जाता था, लेकिन 4 मंत्री भी रहे किसी समय में, लेकिन जींद का विकास नहीं हो पाया। आज आप देखेंगे तो आप आए भी होंगे तो आपको खुद ही नज़र आया होगा कि विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और भी इसकी गति इलेक्शन की वजह से कुछ गति धीमी होगी, लेकिन और भी गति तेज हो जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्पॉटलाइट हरियाणा में जींद उपचुनावों पर ये स्पेशल सीरीज जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब हम बात करेंगे इनेलो से विघटित होकर बनी नई पार्टी जननायक जनता पार्टी की। जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को जींद उपचुनावों के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। कितनी बड़ी चुनौती होगी दिग्विजय के लिए और कैसा है उनका प्रोफाइल? हालांकि अभी वो युवा नेता हैं, ऐसे में वो किस तरह से इन चीजों को देखते हैं और कैसे इस चुनौती को देखते हैं। जींद उपचुनावों के लिए जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी हां, दिग्विजय चौटाला उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है दिग्विजय चौटाला खुद इस वक्त। दिग्विजय जी, बहुत बहुत मुबारक। पहले थैंक यू सो मच मैम। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? पहला सवाल। चुनौतियां नहीं, एक जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने जींद हलके के लोगों के प्रति एक सुपुर्द की है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ड्यूटी मुझे दी है इस कम उम्र में, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर डालने का काम किया है। मैं इसकी अहमियत को समझता हूँ, मैं इसकी कीमत को जानता हूँ और मेरे से जो विश्वास और मेरे पे भरोसा किया है, मैं आज पार्टी को भी और जींद की जनता को भी ये वादा देता हूँ कि मैं उनकी सोच को, उनके इस विश्वास को कम नहीं होने दूंगा। अगर मुझे अवसर मिलता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन करके मैं जींद की जनता के लिए हर संभवतः वो प्रयास करूँगा। मेरी कैपेबिलिटी से 19 नहीं बल्कि 21 होकर के करूँगा, जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत हो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, नौजवान साथियों का साथ मिले, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, शहर में गाँव में डेवलपमेंट हो, अच्छी सड़कें हों, बिजली पानी की व्यवस्था हो। राजनीतिक तौर पर ये क्षेत्र जो है शुरू से अग्रणी रहा है, डेवलपमेंट के तौर पर सबसे पिछड़ा रहा है। चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा की दिल की धड़कन इस जींद को हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा पाएँ, उसके लिए आज आवश्यकता है कि दुष्यंत चौटाला जी की सोच की जो ये पार्टी है, जननायक जनता जो पार्टी है, ये सत्ता में आए। और सत्ता में आने के लिए मैं समझता हूँ कि उसका जो रोड मैप तैयार होगा, उसकी बुनियाद जो है वो इस सेमीफाइनल मैच से होगी। मुझे जो ये 10 महीने का कार्यकाल अगर यहाँ की जनता देती है, मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा, हताश नहीं होने दूंगा, बल्कि 10 महीनों में भी मैं आज तो शायद मुझे मेरे पिता, मेरे भाई की काबिलियत पर, उनके नाम पर वोट प्राप्त हों, मगर मैं विश्वास देता हूं कि 10 महीने बाद जब मैं आपसे वोट मांगने आऊंगा तो फिर मैं मेरे काम पर आऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जींद की जनता आपके टेलीविज़न के माध्यम से जननायक जनता पार्टी को वोट करे। जींद को प्रदेश की राजनीतिक राजधानी जिसको कहते हैं, उसको डेवलपमेंट के तौर पर भी राजधानी बनाया जा सके, अग्रणी क्षेत्र बनाया जा सके। इसके लिए मैं जींद की जनता से साथ मांगता हूं, उनसे वोट की अपील करता हूं। एक और जो मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कितनी कड़ी चुनौतियां आप सामने, चुनौती इन द सेंस कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं एज पर कांग्रेस को? अगर हम देखें, अगर भी इसी भाषा में कहते हैं कि जब कोई दंगल होता है, कुश्ती होती है, तो उसमें जब पहलवान, 2 पहलवानों का आमना सामना होता है तो वो सेम वेट कैटेगरी के और टक्कर के पहलवान होते हैं। कमज़ोर के सामने भारी पहलवान नहीं लड़ा करता। इसलिए जो फैसला हुआ है और जो भी समीकरण बने हैं, यथास्थिति जो कायम हुई है, उसमें जो मुकाबला हुआ है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि मेरे पिता और दादा के खिलाफ राजनीतिक साजिश रच करके, बेकसूर होते हुए भी उन्हें इतना बड़ा जो दंड मिला कांग्रेस के कार्यकाल में, और जो साजिश के पीछे सबसे बड़े साजिश करता थे, वो आज चुनावी दंगल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरे दादा और पिता को 31 तारीख को तोहफा देने का ये सही समय आया है। मैं ये चुनाव जीतूंगा और निश्चित तौर पर जो है उन्हें ये तोहफा दूंगा
और जननायक जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसा प्रयास करूँगा। बस आखिरी सवाल मेरा कि आपके सामने कुछ एक अनुभवी, अगर हम रणदीप सुरजेवाला की बात करें कांग्रेस से, तो एक अनुभवी हैं There is always a first time। उन लोगों को कई बार अवसर मिले। मैं ये जींद की जनता से कहूँगा कि आप मुझे एक बार अवसर दें, और अगर आपका भरोसा मैं जीतने में कामयाब रहा तो फिर आपके विश्वास को भी बढ़ाऊंगा। जींद उपचुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने उमेद सिंह रेणु को मैदान में उतारा है। उमेद सिंह यहाँ के स्थानीय हैं, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए है। उमेद जी, आपको बहुत बहुत मुबारक। पहले तो धन्यवाद। सबसे पहले इनेलो के लिए जींद, चूंकि ये गढ़ रहा है इनेलो का, आप कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं इस वक्त? मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे लिए तो कोई चुनौती नहीं है जी। मेरे साथ लोगों का प्यार इतना है, पार्टी का प्यार इतना है, लोग जिताएंगे मेरे को। वो ठीक है, लेकिन आपके सामने कुछ एक जो बाकी जो 3 पार्टियां हैं, उन्होंने कुछ ऐसे तगड़े उम्मीदवार उतारे हैं जो कि एक तरह से कहा जाए तो आपके लिए एक चुनौती साबित हो सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला की बात करें, या फिर जेजेपी की तरफ से हम दिग्विजय की बात करें, या फिर कृष्ण मिड्ढा, किसी की बात करें। आप हर एक को अगर हम देखें तो आप किसको किस हिसाब से देख रहे हैं, और क्या समझते हैं कि वो आपके सामने किस तरह से खड़े हो सकते हैं? देखो, जितने भी कैंडिडेट है ये तकरीबन बाहर के हैं। सुरजेवाला है, कैथल से एमएलए है, तो लोग पागल थोड़ा हैं भाई। वो यहाँ से जिताएंगे उसको, फिर वो कैथल से रिजाइन करेगा, उसके बाद फिर कैथल चुनाव होगा। हमारा जींद में क्या है जी कि बाहर वाले को पसंद नहीं करते। तो दिग्विजय सिंह जी हैं, ये भी बाहर से हैं भाई। लोगों को पता है अगर ये जीत गए तो इनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, चौटाला जाना पड़ेगा या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैं यहाँ का लोकल हूँ, लोगों के साथ में रहता हूँ, और साथ में दुख सुख में 24 घंटे साथ होता हूँ मैं, तो इसलिए मेरे को जिताएंगे। इनेलो पार्टी का अभी एक विघटन हुआ है, तो क्या उसका असर कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में पड़ेगा? देखो, मेरे को नहीं लगता। हमारे जींद की जो जींद विधानसभा की जनता है उस पर कोई असर पड़ेगा। वो सबसे पहले अपने को देखेंगे, और हर चीज़ आज के टाइम में जितने भी नौजवान हैं सब पढ़े लिखे समझदार हैं। हर आदमी चाहता है हमारा विकास हो और अच्छा आदमी चुन के आए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए, ना पड़ेगा। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला की अगर हम बात करें तो ये माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ी चुनौती, जैसे मैंने कहा कि सुरजेवाला को एक चुनौती के तौर पर माना जा रहा है। क्या आप भी ऐसा समझ रहे हैं कि वो आपके लिए एक चुनौती हो सकते हैं और उनको टैकल करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा पार्टी के लिए, इनेलो बसपा गठबंधन के लिए? ऐसा तो कुछ नहीं है। सुरजेवाला तो बिल्कुल ही के नाम बारे। सुरजेवाला जींद से चुनाव लड़ा करता, मंत्री रहा है जींद के अंदर। जींद के अंदर कुछ नहीं करवाया उसने। जो जींद का भट्ठा बैठाने वाले हैं, सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह, महंगे गुप्ता, ये 3 आदमी जींद का भट्ठा बैठाने वाले हैं। अगर ये काम करने वाले होते तो काफ़ी टाइम मंत्री रहे हैं। जींद तो चमकती आज, गुड़गांव से बढ़िया होती जींद। इनेलो का गढ़ यहाँ जींद होने के बावजूद हम भी अब घूम ही रहे हैं, पूरे शहर में देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मतलब इतने सालों से इनेलो यहाँ पर थी, इनेलो ने राज किया, उसके बावजूद यहाँ क्या आपको लग रहा है कि इसकी अनदेखी हुई है शहर की? हाँ, बिल्कुल हुई है। यहाँ जो हमारे विधायक थे मीडा जी, वो भी एक किस्म विपक्ष में थे। वे उनकी चली नहीं, पहले कांग्रेस का राज था, कांग्रेस में तो बिल्कुल ही नहीं चली। भाई बीजेपी के गवर्नमेंट में आने के बाद जैसे सीएम थे, सीएम से कुछ काम करवाए हैं, छोटे मोटे शहर के करवाए हैं। तो विपक्ष का एमएलए होने की वजह से इन्हें नहीं, और पहली बात है इन्हें कोशिश नहीं की मीडा साहब ने। अगर मीडा साहब कोशिश करते तो जींद का ये हाल नहीं होता। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जींद उपचुनाव के लिए? मैं तो ये कहूँगा भाई, मेरे को वोट दो। मेरी आपको क्यों वोट दें, क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को पता है जी, मैं दिन रात काम करवाता रहता हूँ, देहात में जाता हूँ। मैं वाइस चेयरमैन हूँ जिला परिषद का। इस नाते मैं हर गांव में दुख सुख में काम में जितना मेरा बस का होता है 100% देता हूँ लोगों को। ये आपको लोग बता देंगे, भाई चुनाव बता देगा भाई मेरे को क्यों वोट देंगे। क्योंकि किसी भी एंगल में
मैं हर कैंडिडेट से बेहतर हूँ भाई। शराफत में लगा लो, ग्राम पृष्ठभूमि से हूँ मैं। गांव के लोग आज तक जो भी एमएलए बना है, शहर से बना है, वो गांव को इनगोर करता है। तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव में रहता हूँ और काम करवाता हूँ मैं दिन रात। और मेरे को पार्षद भी लोगों ने दूसरे वार्ड से बनाया है। मैं मेरे वार्ड से पार्षद नहीं हूँ, मैं दूसरे वार्ड से पार्षद हूँ। तो जींद उपचुनावों के उम्मीदवारों पर यह स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते जींद उपचुनावों पर ही एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।